लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन काम करती थी और रात एक कमरे में सोई थी। वहां पर 5 मर्द मेरे साथ ही सोते थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। एक दिन ड्यूटी करते हुए मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो डॉक्टर ने बोला कि मैं पेट से हूँ। अगली रात जागती रही, जब बारी बारी पाँचों ने मेरे साथ। मैं सुबह सुबह फुर्ती से काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। आज मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे कुछ दिनों से तबीयत बहुत अजीब लग रही थी। मुझे बहुत कमजोरी और थकावट सी लगने लगी थी। मेरे साथ के बाकी लोग अपने कामों पर जा चुके थे। मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता करके तैयार हो रही थी, मगर इनमें भी मुझे अच्छा खासा वक्त लग जाता था। मैं तैयार होने में काफ़ी वक्त भी लेती थी, क्योंकि मुझे अपना पूरा हुलिया बदलना पड़ता था। मर्दाना लिबास पहनकर, अच्छा खासा बदल कर जब मैं खुद को शीशे में देखती तो हमेशा की तरह मायूस हो गई, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद भी मेरे चेहरे की खूबसूरती ऐसी ही थी, जो सबका ध्यान मेरे ऊपर ले आती थी। बाहर निकली, काम पर जाते हुए भी मैं खुद पर बहुत से मर्दों की नज़र अपने ऊपर महसूस की थी। मुझे इस बात पर बहुत अफसोस होता था कि इस दुनिया में खूबसूरती महफूज नहीं है, मगर फिर भी मेरे लिए एक लड़की के तौर पर सबके बीच में पर्दा करने से अच्छा था कि मैं लड़का बनकर बाहर निकलूं। मैं मेट्रो स्टेशन पहुंचकर अपना काम करने लगी। काम के लिए मुझे अपनी गिरी गिरी तबीयत महसूस हो रही थी, नज़रअंदाज करने लगी, लेकिन मुझे चिंता थी कि मेरी हालत ज़्यादा न बिगड़ जाए, और मेरा यह अहम भी एक रोज़ सच साबित हुआ। मुझे काम करते करते चक्कर आ गया और जी मचलाने लगा। मैं भागकर बाथरूम में पहुंची तो मुझे उल्टियां होने लगी, और जो थोड़ा बहुत खाना खाया था वह सब निकल गया। मैं ध्यान से एक तरफ बैठकर सोच रही थी कि इस हाल में काम पर वापस कैसे जाऊं। इस रोज मैंने कैसे भी अपनी ड्यूटी पूरी की और फिर से एक रोज छुट्टी की दरख्वास्त की। छुट्टी मुझे बहुत मेहनत से मिली थी। छुट्टी लेकर मैं क्वार्टर की वजह सीधे अपने घर पहुंच गई। किस्मत से जब मैं घर पहुंची तो मेरे बाबा भी घर पे ही थे, और वह मेरी यह हालत देखकर नाराज होने लगे कि मैं ऐसे भेष बदल कर काम पर क्यों रह रही हूँ। मगर मेरा सच किसी दिन सामने आ ही जाएगा, और मैं किसी रोज पकड़ी जाऊंगी। बाबा मुझे ऐसे वक्त के आने से पहले ही नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे, मगर मेरे पास यह आखिरी हल था। इसलिए मैं बाबा को चुपचाप सुनती रही, मगर मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। बाबा मुझे देखकर गुस्से से निकल गए। मैं पेट भर के खाना खाई और दवा लेकर सो गई। मेरे ख्याल से मेरी हालत थकान और कमजोरी की वजह से थी, इसलिए अच्छी खांसी और अच्छी नींद लेने के बाद मैं बेहतर हो जाऊंगी। मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक भी था, मगर मैं यह नहीं जानती थी कि मुझे अचानक से इतना थकान और कमजोरी क्यों होने लगा था। ना मेरा काम इतना ज़्यादा था, ना ही मेरा काम थकने वाला था, और ना ही खाने पीने में मैं कोई कमी करती थी। और कुछ वक्त पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी और सेहतमंद थी। अगले रोज मेरी हालत सही थी। मैं सारा दिन कुछ ना कुछ खाती पीती रहती थी ताकि कमजोरी दूर कर पाऊँ। मुझे आगे दिन वापस काम पर जाना था। रात को खाना खाकर मैं वापसी की तैयारी बांध ली। मेरे बाबा घर पर ही थे। मुझे लगा कि वह मुझे रोकेंगे, लेकिन वह खामोश रहे और मैं घर रवाना हो गई। अभी मैं रास्ते में ही थी कि मेरी फिर से तबीयत खराब महसूस होने लगी। क्वार्टर पहुंचने तक मैं बेजान हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर गिर गई। मुझे अपनी हालत पर रोना आ रहा था। मैं ऐसी हालत में गिरी थी कि जिसमें ना मैं काम पर जा सकती थी, ना ही आराम कर पा रही थी। ना जाने मुझे अचानक से ऐसा क्या हो गया था। मेरे क्वार्टर में रहने वाला लड़कों में से एक रोशन नाम का लड़का था। मेरा अक्सर ख्याल रखता था और करीब रहता था। जब मैं इस हालत में वहां पहुंची, बिस्तर पर गिरी, रोशन ने मेरा ध्यान रखा और मुझे दवा लाकर दी, जिसे खाकर मुझे उस वक्त आराम आ गया था। लेकिन मेरी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे अक्सर उल्टियाँ होने लग रही थी और चक्कर भी आने लगे थे। तभी मैं डॉक्टर के पास जाकर चेकअप कराने का सोच ही रही थी कि एक रोज काम के दौरान ही मेरी तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और मैं वहीं बेहोश होकर गिर गई। मुझे अस्पताल पहुंचाया गया। मैं डॉक्टर के इलाज से होश में आई तो डॉक्टर मेरा इलाज कर रहे थे और मेरे बारे में सवाल करने लगे। मैंने डॉक्टर को अपना इंट्रोडक्शन दिया, जिसके बाद डॉक्टर अजीब सी बात कही कि तुम्हारी जो हालत हुई है, इससे मुझे लगा कि तुम एक शादीशुदा लड़की हो, मगर तुम तो कुंवारी लड़की हो। यह सब मैं डॉक्टर की बात नहीं समझ पा रही थी। तभी मैंने बेचैनी से ही डॉक्टर को रोककर सवाल किया कि मेरी इस हालत की वजह क्या है।
मैं तो खाने की अच्छी खुराक लेती हूँ, फिर भी मुझे कुछ दिनों से बहुत कमजोरी से उल्टी और चक्कर क्यों आ रहे हैं? डॉक्टर ने मेरे सवाल पर जो बात मुझे बताई, वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मैं थक्का-बक्का रह गई। डॉक्टर को देख रही थी। मेरा नाम सुनीता है। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुकात रखती हूँ। मेरा घराना कोई गरीबी से जुड़ा हुआ नहीं था, मगर कुछ वक्त पहले मेरे बाबा को नशे की लत लग गई थी, जिसकी वजह से वह अपना सारा पैसा नशे में उड़ाने लगे और हमारे घर की हालत बुरी होने लगी। मम्मी मेरे बाप को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर नशे की आदत इतनी आसानी से नहीं खत्म होने वाली थी। मैं अपने छोटे भाई बहनों को देखती थी और खुद को बेबस महसूस करती थी। मैं बाहर जाकर अपने घर वालों के लिए कमाना चाहती थी, मगर मैं बहुत खूबसूरत लड़की थी और मेरा यह हुस्न मेरे काम करने के बीच आ जाता था। मेरा घर से निकलना मुश्किल होता था। जब से बाबा ने नशा करना शुरू किया था, तब से बाहर के मर्दों की नज़रों में मेरे लिए बेबाकी साफ नज़र आने लगी थी। मैं बाहर के मर्दों के नज़रों से परेशान होकर घर में बंद होकर रह गई थी, मगर मैं जानती थी कि यह कोई हल नहीं था। मगर मैं हिम्मत ना करती तो मेरे भाई बहन घर में पड़े पड़े भूखे मर जाते। जब से बाबा को नशा करना शुरू किया था, मेरी माँ गुमसुम सी हो गई थी, एक कोने में पड़ी रहती थी और उनकी तबीयत में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ चुका था। घर में जब खाने पीने का सामान खत्म हुआ तो मैं घर से बाहर निकलने का सोची, मगर मैं नहीं जानती थी कि यह मेरे लिए इम्तिहान होगी। मैं अपनी काम पढ़ाई की वजह से छोटे मोटे नौकरी ढूंढ रही थी, मगर मैं जहाँ भी नौकरी के लिए जाती थी, मेरा हुसैन सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेता था और उल्टी सीधी मुझसे डिमांड की जाती थी। मैं अपने आसपास के लोगों से तंग आ चुकी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं आग से अपना हुसैन दाग-दाग कर लूं, मगर मुझसे हिम्मत नहीं होती थी। थक हार कर मैं अपने एक ताऊ के पास गई। वह हमारे मुकाबले बहुत ही अच्छे थे। जब मैं उन्हें अपनी हालत बताई तो उन्होंने हमदर्दी और तरस खाकर मुझे चंद नोट दिए। मेरे लिए इतना बहुत था। उस पैसों से मैं खाने का राशन लाई और घर आ गई। मगर कुछ दिन बाद एक रोज़ अचानक वह अपने बेटे के साथ हमारे घर आए और जो बात उन्होंने मेरे बाबा से कही, वह सुनकर मेरे सर पर पूरी छत ही आ गई थी। उन्होंने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगा था, साथ यह भी यकीन दिलाया था कि उनका बेटा मुझे शादी के बाद मेरे घर के खर्चे उठाएगा। मैं यह सुनकर हक्का-बक्का रह गई थी, क्योंकि मेरा वह करजन मुझसे उम्र में दुगुना बड़ा था, इसलिए पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। दोनों बीवियों को वह शादी के लिए कुछ महीने बाद ही बेवजह के तलाक दे चुका था, लेकिन मेरे माँ-बाप तो इस रिश्ते पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे माँ-बाप मुझे खुशकिस्मत कहने लगे, जिसकी वजह से उनके घर में पैसा आने वाला था, मगर मैंने उनकी खुशी की परवाह किए बगैर साफ इनकार कर दिया। मेरे इनकार मेरे माँ-बाप को बहुत गुस्से में डाल दिया था। उनके ख्याल से मैं बहुत खुदगर्ज थी, जो सिर्फ अपना सोच रही थी। माँ-बाप ने मेरे इनकार की खबर ताऊ को भिजवा दी। यह खबर जानने के बाद ताऊ रिश्ते से पीछे हटने के बजाय मेरे बाबा को मुझे समझाने को कहा। मेरे बाबा मुझे हर वक्त लड़ने लगे थे और मेरी माँ मेरी हालत पर प्यार से मुझे समझाने लगी थी। यह रिश्ता हम सब के लिए बहुत अच्छा है और इससे भी मेरा फ़ायदा है, क्योंकि मेरा करजन बहुत ही अमीर था। अपनी माँ के हर वक्त समझाने और बहन भाई की गरीबी भरी ज़िंदगी पर मैंने हामी भर ली, मगर मैंने सोचा लिया कि मैं शादी से पहले इस बात की पूरी तरह से गारंटी लूँगी, ताकि हर महीने खर्च हर हाल में देगा। जब मैं यह बात करने के ताऊ के घर पहुँची तो मेरा करजन घर के बाईं तरफ गलियों में खड़ा फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था। मैंने अपने करजन के मुँह से अपना नाम सुनकर ठक्का-बक्का रह गई थी और जो बातें उस रोज़ मैं अपने करजन की सुनी थी, वह मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं बिना कुछ बोले घर भाग ही आई और अपने माँ-बाप से लड़ते हुए मैंने शादी के साफ इनकार कर दिया। मेरे माँ-बाप मेरे नखरों पे गुस्सा कर रहे थे और मैं कमरे में बंद होकर रोती जा रही थी। मेरा करजन मेरा सौदा तय कर रहा था। उसने बोला कि उसकी पहली 2 बीवियाँ अच्छे घराने से थीं, तभी उसका साथ देने को तैयार नहीं थी। मगर उसके चाचा की बेटी सरिता यानी मैं, इस कदर हसीन हूँ, वह मेरे घर वालों को
महीने में चंद पैसे देकर मेरा मुंह बंद कराए रखेगा और अपना कारोबार तरक्की की तरफ ले जाएगा और मुझे अपने से बड़े कारोबारी लोगों के सामने पेश कर सकेगा। मैं अपने माँ बाप को यह बात बताई थी, मगर मेरे माँ बाप उल्टा मुझे ही मिसाल देने लगे। मेरे माँ बाप की नज़रों में यह काम बुरा नहीं था। वह अभी मानने को तैयार नहीं थे कि मेरा कर्जन अपने से बड़े कारोबारी के सामने पेश करेगा। इन सब से तंग आकर मैंने अपना सामान बांधा और घर से निकल गई। मैंने वह अपना हुलिया बदलकर खुद को लड़के में बदल दिया। मेरी किस्मत ने इस बार मेरा साथ दिया और मुझे दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नौकरी मिल गई। मैं वहीं किसी क्वार्टर में रहने का इंतजाम कर लिया। इस क्वार्टर में मेरे साथ 5 और लोग रहते थे, जिसमें से कुछ नौकरी करते थे और कुछ पढ़ाई करते थे। मेरे लिए पाँचों लड़के के बीच रहना बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने अपनी असलियत छुपाई थी और कोई नहीं जानता था कि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। शुरू में मुझे हर वक्त यही डर रहता था कि मैं पकड़ी जाऊं और मेरी असलियत निकलने पर मुझे यहाँ से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाए। वह मुझे मेट्रो स्टेशन पर भी नौकरी करते हुए मुझे यही फिक्र रहती थी। मेरे चेहरे की नज़ाकत और लड़कियों वाले अंदाज को सबको हैरान कर रहे थे। इस वजह से मुझे अक्सर किन्नर लड़की समझ लिया जाता था और साथ काम करने वाले मर्द भी आते जाते बहाने से मेरा हाथ पकड़ते या मेरे पास खड़े हो जाते। मैं खुद को लड़का जाहिर करके ने भी इस सबसे अच्छा महसूस नहीं कर पाती थी और खुद को बचाने के लिए हर बार काम का बहाना करके यहाँ वहाँ जाती थी, मगर मैं जानती थी कि ऐसे ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला है। एक रोज़ मेरा सच सामने आ ही जाता, क्योंकि मैं एक लड़की थी और लड़कियों के बहुत से ऐसे पिछड़े होते हैं जिससे वह चाहकर भी पीछा नहीं छुड़ा पाती। यहाँ मुझे बहुत संभल कर कदम उठाना पड़ता था। खुद को हर बार लड़का साबित करने के लिए अपना हुलिया बिल्कुल ही बदलना पड़ता था। तो क्वार्टर में मुझे ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ रहने वाले पाँचों लड़के बहुत बिजी रहते थे और अपने काम से काम रखते थे। वह सुबह नाश्ता किए बगैर ही घर से निकल जाते थे और रात को बाहर से खाना खाकर ही लौटते थे और आते ही सो जाते थे। उनमें सिर्फ एक लड़का रोहित था, जो पहले रोज से ही मेरे साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखा हुआ था। रोहित यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था और उसका ताल्लुकात कानपुर शहर से था। वह खाते पीते घर का लड़का था। उसकी 3 बड़ी बहनें थीं, जो शादीशुदा थी, और वह इकलौता भाई था जिसके खाते पीते और पहनने को देखकर मुझे हैरत होती थी, क्योंकि वह किसी भी अच्छे हॉस्टल में रह सकता था, मगर उसने इतने लोगों के साथ एक क्वार्टर में रहने का क्यों सोचा था। इसका कारण यह था कि आज़ाद रहना पसंद करता था वह। उसकी नज़र में यहाँ रहना अपनी आज़ादी थी। मेरे घर वालों मुझे बहुत नाराज़ थे, क्योंकि उन्हें पूरे खानदान के सामने बुरा बना कर हमेशा के लिए उनसे रिश्ता ख़त्म कर ली थी। मोहल्ले भर में यही मशहूर हो चुका था कि मैं किसी आशिक के साथ घर से भाग चुकी हूँ। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मुश्किल वक्त में उनमें से किसी ने हमारा साथ नहीं दिया था और मैं उन सब की वजह से आज इस हालात का सामना कर रही थी। मेरे माँ बाप मुझे बुरा भला कहने लगे थे और मुझसे सवाल करने लगे थे कि मैं पैसे कहाँ से कमाती हूँ। मैंने झूठ का सहारा लिया और घर वालों को कहा कि मैं गर्ल्स हॉस्टल की नौकरी करती हूँ। मेरी माँ ने यकीन कर लिया, मगर मेरे बाबा मुझ पर शक करने लगे थे और सब काम छोड़कर ताऊ से जाकर माफ़ी मांगने को जोर दे रहे थे। मैं अपने कर्जन से शादी कर लूं। शायद मेरे कर्जन ने मेरे बाबा को कोई पट्टी पढ़ा दी थी, जिसकी वजह से वह बेटी की मुश्किल को समझने को तैयार न थे। मैंने खामोशी से घर में खाने पीने का सामान बराबर किया और छोटी बहन भाइयों को कुछ पैसे देकर वापस लौट गई। इसी तरह हर महीने खामोशी से जाती और घर वालों को उनकी ज़रूरत का सामान देकर आ जाती। इसी सब से मेरी माँ की नाराज़गी दूर होने लगी और वह मेरे घर जाते ही मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाकर मेरी इंतज़ार करती थी और अपने इलाके से ही मेरे लिए दूध की बोतल खरीद कर मुझे हर बार हाथ में देती थी, ताकि मैं अपना भी अपनी खुराकी का ख्याल रखूं। मुझे लगता था कि कम से कम घर में कोई तो है जो मुझे समझ रहा है। सब खुश रहने लगे थे, मगर मेरी यह सोच भी ज़्यादा वक्त तक नहीं थी। जब एक बार मैं हमेशा की तरह तनख्वाह लेकर घर पहुंची तो मेरे बाबा ने घर में बहुत शोर मचाया हुआ था और चीज़ इधर उधर उठाकर फेंक रहे थे। सब पर चीख रहे थे। मैं सामने गई तो मुझे देखकर मुझ पर मारने पर उतर गए।
मेरी माँ मुझे बचाने की कोशिश की। दरअसल मेरे बाबा को पता चल गया था कि मैं लड़का बनकर मेट्रो स्टेशन पे नौकरी करती हूँ। मैं हैरान थी कि मेरे बाबा को यह सब किसने बताया है, क्योंकि बाबा को दिल्ली शहर जाना नहीं हुआ था। मेरे बाबा ने फिर से मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि मैं मेट्रो स्टेशन की नौकरी छोड़कर बाबा के साथ ताऊ के घर जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँ। मैं अभी इस बात पर राजी नहीं थी, लेकिन बाबा मुझे डरा धमका रहे थे कि वह मेट्रो स्टेशन जाकर मेरी असलियत सबको बता देंगे। मैं जो हर बार एक रात घर पे रुकती थी, इस बार मैं पहले दिन ही घर से निकल गई, क्योंकि मेरे बाबा का मुझ पर चीखना चिल्लाना मुझसे परेशान कर रहा था। मेरी माँ ने मुझे कुछ खाने को टिफिन में दिया और दूध की बोतल पकड़ा दी। रास्ते में आते हुए मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा घर कभी नहीं जाऊंगी, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस बार घर यह आए तो 2 हफ्ते ही हुए थे कि मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैं रोजाना की थकावट और कमजोरी का शिकार होने लगी थी। मैं कुछ रोज को अपनी तबीयत खराब का नज़रअंदाज कर रही थी, मगर मेरी हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। मुझे अब उल्टियाँ आने लग रही थी। एक रोज़ मैं काम पर भी गई तो मुझे चक्कर आ गया। तब वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे अस्पताल ले गए। अस्पताल में जब मेरी आँख खुली तो मेरी बेहोशी की वजह जो डॉक्टर ने बताया वह मेरे लिए कयामत साबित हुई थी। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ ऐसे स्लो पॉइज़न हो गया है, ऐसे ज़हर जिसकी वजह से मैं धीरे-धीरे मौत की तरफ बढ़ती जा रही हूँ। और अब मेरे जिस्म में ज़हर की तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से मुझे उल्टियाँ आ रही हैं। डॉक्टर को लगा कि शायद मेरी शादी हो चुकी है। यकीनन मेरे ससुराल वाले मुझसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं, मगर मैं तो कुंवारी थी और डॉक्टर के साथ-साथ मुझे भी हैरानी थी कि मुझे ज़हर कौन दे सकता है और क्यों? जबकि मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। डॉक्टर ने मुझे सावधानी बरतने को कहा और ये भी कहा कि मैं ज़हर इतना नहीं फैला कि मैं सँभल ना सकूँ। मैं तो यह भी नहीं जानती थी कि मुझे ज़हर कैसे दिया जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और कुछ दिनों की छुट्टी लेके घर जाने की बजाय वहीं क्वार्टर में पड़ी रही। रोहित ने जब मुझसे मेरी तबीयत का पूछा तो मैंने अपनी बीमारी की वजह बता दी, उसी से मदद मांगी। वह बेफिक्रमंद होकर कहा कि तुम रोज के खाने में जो लेती हो उसका चीज़ों का टेस्ट करवाओ ताकि पता चले कि तुम्हें ज़हर किस चीज़ में दिया जा रहा है। उसके मंसूबों पर अमल करते हुए मैंने हर चीज़ की टेस्ट कराई। रिपोर्ट देखकर मैं हैरत में पड़ गई थी, क्योंकि वह ज़हर इस दूध में शामिल था जो हर बार मैं घर से लाती थी। मैं टूट गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी माँ मुझे ज़हर दे रही थी। मैंने इसी रोज़ घर जाकर माँ से झगड़ा करने लगी। अपनी जवानी और ख्वाहिशों को दबाकर मैं सबका पेट पाल रही हूँ और मेरी माँ मेरे साथ। मेरी माँ बात सुनकर हैरत में पड़ गई थी, मुझे देखकर रह गई थी। मेरी माँ ने मुझे यकीन दिलाया कि वह दूध में कुछ भी नहीं मिलाती है। और जब मुझे यकीन नहीं आया तो मेरी माँ खुद की कसम खाते हुए रोते हुए अपनी सच्चाई बयान की। तब मुझे ख्याल आया कि मेरी सीधी-सादी घर में रहने वाली माँ यह ज़हर कहाँ से हासिल कर सकती थी, मगर आखिर कौन था जो मुझे ज़हर दे रहा था? मैं अपने छोटे बहन-भाइयों से सवाल की तो मेरे छोटे भाई ने जो बताया वह मुझे बेजान कर दिया था। मेरे छोटे भाई ने कहा कि हर बार जो माँ दूध मंगवाती है, मेरे बाबा उसमें कुछ मिला देते हैं। मेरे भाई ने 2-3 बार ऐसे करते हुए देखा था, मगर वह बच्चा था इसलिए समझ नहीं पाया। जब मेरे बाप घर आया तो मैंने उसे ज़हर की वजह पूछी तो वह इनकार कर दिया। तब मैंने पुलिस की धमकी दी तो वह सच उगल दिया। मेरे ताऊ के बेटे मेरे इनकार के बाद मेरे बाप को भड़काने की पूरी कोशिश की थी। मुझे ऐसी मजबूर और हसीन लड़की वह गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए मेरी नौकरी के बारे में भी मेरे बाप को उसी ने बताया और तब भी मैं हाथ न आई तो उसने मेरे बाबा को उल्टी-सीधी बातें करके मेरे बाबा को शर्मिंदगी दिलाई और उन्हें यह ज़हर देने को कहा ताकि मुझ पे बंदिश लगा सके। यह सब सुन के मैं बेजान हो गई थी। मैं वहाँ से सीधा क्वार्टर चली गई। मैं वहाँ बैठकर फूट-फूट के रो रही थी। इसी वक्त यहाँ पर अचानक रोहित आया और मुझे रोने की वजह पूछी। मैं इतनी दुखी थी कि बिना कुछ सोचे समझे उसको सब बता दी। यह सब जानने के बाद उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें खुश रखूंगा और तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करूंगा। मैं भी उसकी बात मान गई। उसके बाद मैं बाबा को समझाई और घर वालों को सहमति से मैंने उससे शादी कर ली और अपने घर का खर्चा भी अब मैं खुद ही उठाने लगी। सो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी हर स्टोरी की वीडियो आप तक पहुँचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।